हेलो दोस्तों, इस अध्याय में आवृतबीजी पादपों में जनन पढ़ रहे हैं। तो आवृतबीजी पादपों में जनन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार था अलैंगिक जनन और दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। तो हम अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। तो नंबर 2 पर बात करते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर पुष्प पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? पुष्प, फ्लोवर। क्यों? क्योंकि आवृतबीजी पादपों में पुष्प ही लैंगिक जनन स्थल होता है। यदि हम पुष्पों के अध्ययन की बात करते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट है पुष्पों का अध्ययन। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वह एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी। ये वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, जैसे ब्रायोफाइटोलॉजी, टेडोलॉजी। ऐसे यहाँ पर पुष्पों का हम अध्ययन करते हैं तो एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन करते हैं तो पोमोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। नंबर दूसरे पॉइंट की बात करें तो पुष्पों के खिलने को, जब पुष्प खिलते हैं तो पुष्पों के खिलने को एंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथेसिस। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का खिलना एंथेसिस। यदि हम एक वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं या फिर एक वैज्ञानिक के लिए पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल होता है। लैंगिक जनन स्थल होता है। वैज्ञानिक के हिसाब से या वैज्ञानिक के नजरिए से पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल होता है। यदि हम एक आम आदमी के नजरिया से देखें, आम आदमी के अनुसार जो पुष्प होते हैं वे शोक मतलब दुख, खुशी के काम आते हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो अर्थी पर पुष्पों का यूज होता है। यदि हम खुशी की बात करें, जैसे एसएससी में 2019 में काजल शर्मा कितनी परसेंट थी? 95.20। तो ये खुशी का मौका था तो उन्हें फूलों की माला पहनाई गई। तो ये एक आम आदमी के नजरिए से होता है, शोक दुख खुशी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल होता है। तो यहीं पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन कहां पर संपन्न होता है? तो कहां पर होता है? पुष्प में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम पुष्प की बात करें पुष्प एक वृंत पर लगा होता है। पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत। पुष्प एक ही वृंत पर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। यदि हम इस पुष्प वृंत के शीर्ष की बात करें तो पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होता है
जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन, थैलेमस कहा जाता है पुष्पासन। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? पुष्प एक व्रंत पर लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। और पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग चौड़ा होता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पुष्पों के भाग। तो पुष्पों के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। पुष्प फ्लोवर, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग होता है सहायक। कैसा है? सहायक। और दूसरा होता है आवश्यक। सहायक भाग और दूसरा आवश्यक। यदि सहायक नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पार्ट आवश्यक है उसका होना बहुत जरूरी है। यदि हम सहायक की बात करते हैं तो सहायक में यहां पर नंबर ए पर है बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। यदि हम नंबर बी पर बात करें तो दूसरा होता है यहां पर दलपुंज। दलपुंज को कोरोला कहा जाता है। कोरोना नहीं, कोरोला। यदि हम आवश्यक की बात करते हैं तो इसको हम नंबर सी दे देते हैं। तो यहां पर आवश्यक में एक होता है पुमंग, जो कि पुष्प का नर जननांग भाग होता है। नर भाग को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इसको हम कहते हैं एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम। इसका जो दूसरा पार्ट है, नंबर डी नाम देते हैं, वो है यहाँ पर जायांग। कौन है? जायांग। और जायांग यहाँ पर पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। और जायांग को गाइनोइसियम कहा जाता है। फिर से देखते हैं पुष्प। पुष्प के मुख्यतः दो भाग, सहायक और आवश्यक। सहायक भाग को समझाओ तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। आवश्यक को समझाओ तो पुमंग और जायांग। पुमंग की बात करें तो ये पुष्प का नरजन्नांग भाग होता है, एंड्रोइसियम कहा जाता है इसे। और जायांग की बात करें तो ये पुष्प का मादा जन्नांग भाग होता है, इसे गाइनोइसियम कहा जाता है। और पुमंग को एंड्रोइसियम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की। लेकिन बाह्य दलपुंज पढ़ने से पहले जो बुक में दो टर्म्स दे रखी हैं उनको पढ़ते हैं। एक तो है पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लोवर। पूर्ण पुष्प क्या है? और दूसरा है यहाँ पर अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प को द्विलिंगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। और अपूर्ण पुष्प को एक लिंगी कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। पूर्ण पुष्प एक ऐसा पुष्प है जिसमें ये चारों भाग, कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ऐसा पुष्प जिसमें ए बी सी डी चारों पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। ए बी सी डी कौन है यहाँ पर? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। यदि हम यहाँ पर पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सरसों है, मटर है। दो ही एग्जाम्पल काफी हैं जो बुक में दे रखे हैं। और भी बहुत सारे। द्विलिंगी, द्विलिंगी किसे कहेंगे हम? एक ऐसा पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग, या नर जन्नांग या मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर दोनों तो है ही है, सी और डी, पुमंग और जायंग, लेकिन बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी है। तो जब चारों भाग हैं तो ये क्या है, पूर्ण पुष्प है। यदि हम अपूर्ण पुष्प की बात करते हैं, ए बी सी डी, इन चारों में से यदि कोई एक भाग की अनुपस्थिति हो जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पर ए बाह्य दलपुंज एब्सेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प कहलाएगा, लेकिन एक लिंगी पुष्प नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए कौन है, बाह्य दलपुंज है, यह नर या मादा भाग नहीं है, यही तो एब्सेंट है। यदि सी और डी, जैसे सी और डी में से यदि कोई एक एब्सेंट हो जाए, डी हो जाए, और ये यहाँ पर प्रेजेंट है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर डी भाग तो क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। जो मादा जननांग भाग है वो इस पुष्प में नहीं है, तो उसे अब हम क्या कह सकते हैं, अपूर्ण पुष्प के साथ साथ एक लिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या है, एक ऐसा पुष्प जिसमें नर या मादा भाग में से कोई एक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर डी एब्सेंट है, मतलब मादा भाग एब्सेंट है और नर भाग उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक लिंगी। यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है लौकी और पपीता। तो पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प में कोई प्रॉब्लम, एक और बार देखते हैं। पूर्ण पुष्प एक ऐसा पुष्प जिसमें ए बी सी डी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग चारों उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प। लेकिन चारों में यहाँ पर नर और मादा भाग भी है, तो नर और मादा जब दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी। द्वि मतलब दो, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं तो वह पुष्प कहलाता है द्विलिंगी। यदि इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक लिंगी। और एक लिंगी के साथ साथ क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि ए और बी में से कोई एक एब्सेंट है, जैसे मान के चलो यहाँ पर बी एब्सेंट है या फिर ए एब्सेंट है, तो अब यहाँ पर यह है क्या नहीं कहलाएगा, एक लिंगी नहीं कहलाएगा। अपूर्ण पुष्प तो हम बोल सकते हैं क्योंकि एक भाग अनुपस्थित है, यहाँ पर बाह्य दलपुंज या दलपुंज अनुपस्थित है, तो ये क्या कह सकते हैं हम, अपूर्ण पुष्प। लेकिन एक लिंगी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सी और डी दोनों उपस्थित हैं। यदि सी व डी में से कोई एक अनुपस्थित होता है तब हम इसे क्या कह सकते हैं, एक लिंगी कह सकते हैं। पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल सरसों मटर, अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल लौकी पपीता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बाह्य दलपुंज की। यदि हम बाह्य दलपुंज की बात करते हैं तो देखो यहां पर ये पुष्पासन हो जाएगा, यहाँ पर ये पुष्पग्रंथ हो जाएगा, पुष्पासन। ये कौन हो गया, पुष्प विरांत। चलो इसको ऊपर बना दें, तो यहां पर हम क्या समझेंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। इधर देखते हैं आप, पुष्प एक व्रंत पर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग चौड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये इसका पहला भाग हो गया बाह्य दल, क्योंकि सिंगल है तो बाह्य दल कहेंगे, जब बहुत सारे होते हैं तो बाह्य दल पुंज कहा जाता है। तो नंबर ए पार्ट हो गया। यदि हम नंबर बी पार्ट की बात करते हैं
तो नंबर बी पर हो गया यहाँ पर दल। ये कौन हो गया? दल। एक है तो दल, बहुत सारे हैं तो दलपुंज। यदि हम नंबर 3 की बात करते हैं, सी की, तो ये कौन हो गया यहाँ पर? नंबर सी कुमंग का भाग पुंकेसर। मतलब कुमंग की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और नंबर डी पर हो गया यहाँ पर ये स्त्री केसर, जायांग की एकल इकाई स्त्री केसर। तो ये एक पुष्प है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य दलपुंज की। किसकी बात करेंगे? बाह्य दलपुंज की। तो नंबर ए पर था बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। तो यदि हम बाह्य दलपुंज की बात करें तो ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। सबसे बाहरी चक्र है। तो सबसे बाहर कौन है यहाँ पर? ये बाह्य दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज। ये तो पुष्पासन है, लेकिन ये है बाह्य दलपुंज। तो ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। क्वेश्चन आता है कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र का नाम लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बाह्य दल या फिर बाह्य दलपुंज। यदि हम बात करें यहाँ पर पुष्प का सबसे आंतरिक भाग कौन सा होता है, उसका नाम लिखें, तो वो कौन है यहाँ पर? जायांग। यदि जायांग अकेला है तो उसकी एकल इकाई का नाम लिखेंगे स्त्री केसर, या फिर स्त्री केसर को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अंडक कह सकते हैं, कार्पल कह सकते हैं। तो जो बाह्य दल है ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। कौन? बाह्य दलपुंज। यदि हम इसकी एकल इकाई की बात करते हैं तो इसकी एकल इकाई क्या कहलाती है? सेपल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेपल। यदि हम बात करें यहां पर इसके कार्य की, तो ये क्या करता है? कलिका अवस्था में पुष्प के जो अन्य भाग हैं, कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य भागों की यह सुरक्षा करता है। सॉरी बच्चों। तो यह है क्या हुई? इसकी एकल इकाई सेपल, या फिर इसको बाह्य दल कह सकते हैं। कार्य क्या है इसका? कलिकावस्था में सुरक्षा करना। किसकी? अन्य भागों की। ये हरे रंग के होते हैं, बाह्य दलपुंज हैं। यदि इनके रंग की बात करें तो ये ग्रीन कलर के, हरे रंग के होते हैं। और पुष्प के विकसित हो जाने पर बाह्य दलपुंज गिर जाते हैं। जैसे ही पुष्प विकसित होता है तो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ पादप ऐसे होते हैं उनमें फल आ जाने पर भी बाह्य दलपुंज उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है। बैंगन की बात करें तो हरे हरे से बाह्य दलपुंज लगे होते हैं। यदि हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में भी ऐसे छोटे छोटे से क्या लगे रहते हैं? बाह्य दलपुंज लगे रहते हैं। ठीक है। तो ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम चिरकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरकालिक, मतलब लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। तो बाह्य दलपुंज की बात करें, इसकी एकल इकाई सेपल बाह्य दल कहलाती है। ये हरे रंग के होते हैं, पुष्प के विकसित हो जाने पर गिर जाते हैं। कार्य की बात करते हैं तो कलिकावस्था में अन्य भागों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। नंबर बी पर यदि हम बात करते हैं तो कौन है यहाँ पर? दलपुंज। ये पुष्प का दूसरे नंबर का चक्र होता है, कोरोला दलपुंज। यदि हम इसकी एकल इकाई की बात करते हैं तो एकल इकाई क्या है इसकी? पेटल। क्या है? पेटल। इसकी एकल इकाई क्या है? पेटल, मतलब दल कहलाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि दलों का समूह दलपुंज कहलाता है। एक है तो दल, बहुत सारे हैं तो दल पुंज। अब हम बात करते हैं, दलपुंज जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। गंध युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? गंध युक्त। गंध में खुशबू और बदबू दोनों तरह के होते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सड़े हुए मांस जैसी
कैसी आती है, गंध आती है, उसमें से बदबू आती है, ठीक है। यदि हम गुलाब की बात करें तो खुशबू आती है। अब हम दलपंच के कार्य की बात करते हैं। इसका जो कार्य है, ये जो दलपंच हैं ये वाले, ये रंग बिरंगे होते हैं। कैसे होते हैं, रंग बिरंगे और गंध युक्त होते हैं। जो कीट परागित पादप होते हैं या पुष्प होते हैं, इनके जो दलपंच हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने रंग से, गंध से कीटों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें परागण की क्रिया हो सके, पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन क्या है, इसको हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी यूनिट का तीसरा चैप्टर, ठीक है। दलपंच की एकल इकाई क्या है, पेटल दल। यदि हम बात करें इसकी दलपंच की, तो दलपंच कैसे होते हैं, रंगीन गंधयुक्त होते हैं, ठीक है। यदि हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य क्या है इसका, कार्य है इसका कीटों को अपनी ओर परागण क्रिया के लिए आकर्षित करना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहां पर नंबर सी पर पुंकेसर और नंबर डी पर स्त्रीकेसर, मतलब पुमंग और जायांग। तो नंबर सी पर था हमारा पुमंग, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम। यदि हम पुमंग की बात करें तो ये पुष्प का नर जननांग भाग होता है। कौन सा भाग है, नर भाग होता है। इसकी जो एकल इकाई है, इसकी पुमंग की जो एकल इकाई है वह क्या कहलाती है, वह पुंकेसर कहलाती है। स्टेमेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्टेमेन कहा जाता है, पुंकेसर। ई यहां पर आएगी, ए यहां पर आएगी, स्टेमेन। अब हम बात करें एक पुंकेसर की, तो एक पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। एक पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो यहां पर ये तो इसका पहला पार्ट हो जाता है एंथर। क्या हो जाता है, एंथर। इसको हम पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोष या फिर परागधानी, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, लघु बीजाणु धानी। इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। यदि हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है यहाँ पर ये तो हो गए परागकोश, कंप्लीट हो गया ये परागकोश। और परागकोश के ये कौन हो जाते हैं, यहाँ पर कोष्ठ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोष्ठ। तो इन दोनों कोष्ठों को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहा जाता है। तो ये पुंकेसर का दूसरा पार्ट हुआ योजी कनेक्टिव, जिसका कार्य है परागकोश के दोनों कोष्ठों को या फिर दोनों पालियों को, एक पाली ये और दूसरी पाली ये, इन दोनों पालियों को आपस में जोड़कर रखता है। उसे हम क्या कहते हैं, योजी कनेक्टिव कहते हैं। यदि हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो तीसरा पार्ट है तंतु फिलामेंट। और फिलामेंट के शीर्ष पर ही परागकोश उपस्थित होता है। फिलामेंट है ये एक धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत ही जानना है, अगले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पुमंग, एंड्रोइसियम पुमंग है, ये पुष्प का एक नर भाग होता है। इसकी एकल इकाई पुंकेसर स्टेमेन कहलाती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला कौन है, परागकोश, दूसरा योजी, तीसरा तंतु। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर डी पर, जायांग। तो नंबर डी पर है जायांग। जायांग को क्या कहा जाता है, गाइनोइसियम। यदि हम जायांग की बात करते हैं तो जायांग है, यह मादा भाग है। पुष्प का कौन सा भाग है, मादा पार्ट होता है। यदि हम इसकी एकल इकाई की बात करते हैं तो इसकी एकल इकाई स्त्री केसर
मतलब पिस्टिल, या फिर इसको हम अंडप भी कह सकते हैं। इसकी एकल इकाई को क्या कह सकते हैं? अंडप कह सकते हैं, कार्पल। जायंग की एकल इकाई स्त्री केसर या फिर अंडप। और अंडपों की संख्या के आधार पर जायंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अंडपी और बहुअंडपी। यदि एक अंडपी मतलब एक अंडप है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक अंडपी। एक से अधिक अंडप है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुअंडपी कहेंगे। यदि हम जायंग की बात करें तो इसकी एकल इकाई क्या है? स्त्री केसर। यदि हम स्त्री केसर या अंडप के भागों की बात करते हैं, स्त्री केसर या अंडप के भागों की, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से होते हैं देखते हैं एक बार। ये इसका पहला पार्ट होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं इसको, नंबर 1। नंबर 2 पर कौन है यहाँ पर? वर्तिका स्टाइल, वर्तिका। नंबर 3 पर कौन है? अंडाशय, ओवेरी। नंबर 3 पर अंडाशय। तो ये एक स्त्री केसर के या अंडप के पार्ट होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, दी एंड। यदि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आसानी से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो आपको भी इसको कंप्लीट करना है। इसके नोट्स जितनी भी वीडियो हैं, इसमें 4 वीडियो बनी हैं, तो चारों को कम से कम 2-2, 3-3 बार देखना है। जब ढंग से 1-2 बार भी देख लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। तो अगला चैप्टर है तो उसे हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।